हेलो एवरीवन। हम लोग आज वापस से लौट आए हैं नए हफ्ते के साथ, नए गेस्ट के साथ और नए होस्ट के साथ। तो आज पहले मैं अपने होस्ट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। आज हमारे साथ है रवि और ज्योति, जो आज की वेबिनार को हमारे साथ होस्ट करेंगे। और अब आते हैं हमारे गेस्ट के साथ। तो आज हमारे साथ क्रिएटिव फील्ड के काफ़ी लोग आए हैं। हम सबसे पहले मिलते हैं सुभाष से। सुभाष डांस स्टूडियो ओन करते हैं और वहीं पे वो डांस टीच भी करते हैं। उसके साथ हम मिलते हैं सूरज से। सूरज एक थिएटर पर्सन भी है और उसके साथ साथ वो एक एनजीओ के भी फाउंडर है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई थिंक अब मैं सूरज और सुभाष उनकी स्टोरीज हम लोग सुन लेते हैं। एंड उसके साथ साथ जैसे ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं हम उनसे पूछ लेते हैं और सबको इंस्पायर करते हैं आज। तो सूरज, क्या आप शुरू करना चाहेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कैसे एंटर किए, और आप अपने बारे में भी प्लीज बता दीजिए कि आप कहाँ से हो, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका। हेलो, मैं सूरज खान। अ, ये पूरी जर्नी 2015 से 2016 के बीच शुरू हुई, सोशल एंटरप्रेन्योर वाली। और वैसे मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ, लेकिन जन्म दिल्ली में ही हुआ। और पापा बहुत पहले पलायन कर गए थे दिल्ली में, तो जब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। और सोशल फील्ड में आना एक एक कहते हैं ना कि पहले सोचा नहीं था कि सोशल फील्ड में आएंगे और सोशल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, इस फील्ड में काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे चैलेंज देख के, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, अ, जिसमें हम इस चीज में ढलते गए। और अ, एक ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, एसएलडी करके, सोशल फॉर लेबर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग वर्किंग थे। मैं थिएटर करता था उस ऑर्गेनाइजेशन में। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई तो हमें लगा कि शायद सब कुछ हमारा उजड़ गया, छूट गया। तब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि क्यों ना हम अपनी टीम मिलके, जो यूथ की टीम, उस टाइम हम 17-18 साल के थे, मिलके कुछ ऐसा स्टार्ट करें जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सके, उनके साथ कल्चर एक्टिविटी पे काम कर सके, और वो एजुकेशन पे काम कर सके। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ा पाए, जो बच्चों के साथ शोषण हो रहा है उसको रोक पाए। और वहां से हमारी 2017 में, 19 मार्च 2017 में ये जर्नी शुरू हुई। और ये जर्नी अभी तक चल रही है। बाकी लर्निंग फेज में उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, अक्षय सर का बहुत सपोर्ट रहा, आदित्य सर ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, अच्छे अच्छे लोग मिले जो सिखाते चले गए। और अभी 21 और 22 साल की एज में बहुत अच्छा हम लोग रन कर पा रहे हैं, पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर पा रही है। तो ये छोटी सी शुरुआत थी हमारी। थैंक यू कि आपने इनवाइट प्रो बनो को, थैंक यू कि उन्होंने इनवाइट किया हमें और बोलने का मौका दिया, और आप सभी लोगों से मिलने का मौका दिया। थैंक यू। द प्लेजर इज ऑलवेज आवर्स। आप लोग जैसे लोग आते हो, आप हमारे स्टूडेंट से बात करते हो, उन्हें इंस्पायर करते हो। आई थिंक ऐसे ही हमारी पूरी साइकिल भी चलनी चाहिए, जिससे आप सब जो कुछ भी करते हैं वो लोगों को इंस्पायर करे एंड वो फिर आगे बढ़े। सुभाष, आप प्लीज हमारे हाँ जी, हाँ, प्लीज आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताइए और अपने बारे में हमारे स्टूडेंट को बताइए। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुभाष है और वैसे तो मैं भी बिलोंग बिहार से ही करता हूँ, बट जन्म मेरा दिल्ली का है। और पिछले 6 साल पहले की बात है, मैंने डांस स्टार्ट किया था। तो एक एनजीओ था, तरंग कला केंद्र नाम से, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। सूरज भाई भी शायद वहीं से हमें मुलाकात हुई थी। तो पहले डांस के फील्ड में जब मैं जाना चाहता था तो पापा वगैरह बहुत मना करते थे कि नहीं, डांस नहीं जाना, ये वो ऐसे वैसे बिगड़ जाएगा, बदमाश बन जाएगा, ऐसे वैसे, तो जाने नहीं देते थे। बट मैंने अपने भैया से बात किया तो भैया ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप जाओ। जब मैं वहां पे जाना स्टार्ट किया तो पिछले 1 साल तक मैं 1000 रुपये फीस दे के सीखता था। लेकिन मेरी बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं थी जो कि मैं 1000 रुपये अफोर्ड कर पाऊँ। तो
फिर मुझे एक लड़के ने दोस्त ने बताया कि एक एनजीओ था तरंग कला केंद्र नाम का, वहाँ पे बच्चों को 100 रुपए फीस में डांस सिखाया जाता था। फिर जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो वहाँ पे उस वक्त मैं सिर्फ एक एज ए स्टूडेंट था। फिर थोड़ा सा मेरा वहाँ पे बिहेवियर अच्छा था, तो फिर स्टूडेंट के साथ साथ मुझे वहाँ पे वॉलंटियर बना दिया गया। फिर वॉलंटियर के साथ मैं वहाँ पे हेड वॉलंटियर बन गया, और हेड वॉलंटियर बनने के बाद थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये हुआ कि डांस के साथ साथ मैं वहाँ पे थिएटर भी सीखा, फोटोग्राफी भी सीखा, रेडियो वगैरह होता है जैसे कि राइटिंग वगैरह होता है, सिंगिंग वगैरह होता है, सारी चीज़ों में तो थोड़ा सा मैं बहुत बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब तरंग कला केंद्र बंद हो गया, उसके बाद फिर हमारी सब कुछ खत्म हो गई थी कि जैसे कि अब तो डांस सीखने का कहीं है ही नहीं, एनजीओ वगैरह बंद हो गया, कोई सिखा नहीं सकता, ये वो, काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ी। तो 2 साल लग आप म्यूट हो गए हो। तो वहाँ पे शायद आप लोग मनीषा दी को जानते होंगे, मीनाक्षी बिष्ट करके हैं फेसबुक पे, तो वो मेरी बहन है। म्यूट हो गए आप। सब डांस क्यों आप डांस सिखाओ। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? ओके ओके, अभी नहीं होगा। तो मनीषा दी ने बोला कि सुभाष आपके पास कला है, आप बच्चों को डांस क्यों नहीं सिखाते, एकेडमी खोल लो आप। तो मनीषा दी ने ही मुझे आइडिया दिया था, और उसके बाद फिर मैंने एकेडमी खोली। तो कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि फैमिली वगैरह पहले कहती थी हम तुझे डांस में नहीं भेज सकते, ये वो। और जबकि मेरे पिताजी एक एक्टर हैं और वो मूवी वगैरह में काम करते हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मतलब मैं इस फील्ड में जाऊं। वो चाहते थे मैं तो थोड़ी पुलिस बन जाऊं, सरकारी जॉब में जाऊं। लेकिन थोड़ा मेरा सपना अलग था, मैं इधर आया, और उस वक्त तो कोई सपोर्ट नहीं था। बट आज के डेट में 3 साल हो गए एकेडमी चलाते चलाते, और आज फैमिली भी साथ है, और यहाँ पहुंचने के बाद फैमिली के साथ साथ बहुत सारे लोग जो छूट गए थे पीछे, वो भी साथ है। तो अब तक का मेरा जर्नी यही है। थैंक यू सो मच सूरज। तो सॉरी सुभाष। तो सूरज और सुभाष, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वाइफ आप लोग हाँ जी क्यों सिलेक्ट किया ये करना, जब इतनी रेजिस्टेंस थी, प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि मतलब हमारे पास स्किल्स नहीं है या फिर हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, और हम भी ये उन्हें बताना चाहते हैं कि पैशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्किल्स एंड पैसे डेवलप किए जा सकते हैं, बंदोबस्त कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में वो बताएं, वो पर्सपेक्टिव दे। अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो उस वक्त कोई डांस का कोई शौक नहीं था मुझे कि मुझे डांसर ही बनना है या फिर डांस ही करना है मुझे। बट मैंने एक लड़के को देखा डांस करते हुए, और टीवी वगैरह पे आप लोग अक्सर देखते हैं डांस प्लस आता है, डीआईडी आता है, बुगी बुगी आता था। तो काफी सारे बच्चे ऐसे टैलेंटेड होते थे लेकिन वो जा नहीं पाते थे। तो मुझे डांस उसका अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ अभी पढ़ाई भी करता हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगा वो चीज करना, इसीलिए मैंने इस फील्ड को चूज किया है। और जबकि मेरे पिताजी इसको पसंद नहीं करते थे, बट मैंने पिताजी से बात किया, उन्होंने फिर भी नहीं माना। उसके बाद भी मैं थोड़ा सा कोशिश किया अपने बलबूते पे करने का, और जब मैंने ये सब किया तो आज पिताजी भी साथ हैं, और मैंने पसंद के साथ ही किया है, पसंद था इसलिए मैंने किया है। सूरज, आप जरा प्लीज अपनी जर्नी बताइए, कैसे आप इनिशिएट हुए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले था वहाँ पे हम बच्चों के साथ काम करते थे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कुछ टाइम बाद थिएटर सिखाने लगा था, फैसिलिटेट करने लगा था। तो उन बच्चों से बहुत लगाव हो गया था, और जब मैं खुद ही थिएटर की ट्रेनिंग करता था तो मुझे अपनी ट्रेनिंग्स के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, जो मेरे पापा और मम्मी मिलके अफोर्ड करते थे। लगभग 2015 में मेरे पापा एक्सपायर किए, और जिसके बाद जब जब और घर का सबसे बड़ा मैं था, और फादर एक्सपायर करने के बाद इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे अपनी स्टडी भी होल्ड करनी पड़ी। तो 2016 पूरा स्ट्रगल में गया, जॉब करते हुए निकला, बहुत सारी चीजें सोचती हुई निकली। 2017 का पहला दूसरा महीना बहुत
वो भी जॉब में सोचने में, कैरियर के बारे में सोचने में निकला। लेकिन फिर वहां से एक चीज आई कि यार मेरी तरह पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे, कितने कितने यूथ ऐसे होंगे जो शायद पैसों की वजह से मात खा जाते हैं, शायद अपने टैलेंट को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, या उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। वहां से एक अलग हौसला था, एक जुनून था, और बस ये था कि फिर उसके बाद जो हमारे सीनियर्स थे, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सपोर्ट करते थे, मैंने उनसे बात की कि सर मुझे ऐसा ऐसा स्टार्ट करना है, आप बताइए क्या ठीक रहेगा। उन्होंने बहुत सारी चीज बोली कि सूरज देख, तू 18 से साल की एज में, 17 साल की एज में अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है कि तूने सोचा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि भैया उसके लिए तेरे पास पैसे होने चाहिए, तेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, और हमें ये नहीं पता कि तू कितना सरवाइव कर पाएगा। लेकिन जनरली यूथ थे 17-18 साल में, वो कहते हैं ना कि गर्म खून होता है, जो सोच लेते हैं एक बार वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां से वो चीज शुरू हुई, और उसके बाद बिल्कुल लग गए कैसे भी। अब मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको कि जब हमने शुरू किया था, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग थी, तो उसमें 24 यूथ थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत तेजी से बोला कि हाँ हम शुरू करते हैं और जो होगा देख लेंगे। अगले 3 महीने में 24 से हम 4 हो गए सिर्फ, और बाकी सब स्किप कर गए। स्किप सबकी प्रॉब्लम थी कि उनकी फैमिली उन्हें पैसा नहीं दे पा रही थी, उनको पढ़ना है, उनको जॉब करना है, उनको अपना कैरियर बनाना है। तो धीरे-धीरे एक-एक करके सारे स्किप करते गए। फिर बाद में हम 4 बचे, और उस 4 से आज हम हमारे करीब पूरे दिल्ली में 200-300 वॉलंटियर्स हैं। हम 2000 बच्चों के साथ काम करते हैं। 10,000 बच्चों को हमने गुड टच और बैड टच का सेशन दे दिया। तो जब से हमने शुरू किया वो जुनून रहा, उसमें मजा आने लगा। एक थिएटर आर्टिस्ट था जो गली-गली में जाके नुक्कड़ नाटक करता था मैं, लोगों को वुमेन्स एम्पावरमेंट के मुद्दे पे, कंपनियों में जो गलत काम होता है उस उनके मुद्दों पे, चाइल्ड अब्यूज के मुद्दों पे, इन सब पे हम गलियों में जाके समझाते थे। तो वो ना एक बहुत अच्छा टच बन गया था, जहाँ से पीछे हटने का मन नहीं किया। और अभी 3 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किए, अभी जस्ट हमारे 19 मार्च को 3 साल कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा सेलिब्रेट भी किया, और अब तो पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। तो ये था मेरा शुरुआत। थैंक यू सुभाष। रवि, आप अपने क्वेश्चन पूछो, अब मैं आप लोग के टाइम नहीं हॉग करूंगी। सर आपने बताया था आपको डांस का शौक नहीं था, पर आपको डांस का शौक कहाँ से लगा था सर? आपने कहा गांव से आप आए हो, पर आपको डांस का वहाँ पे डांस होता नहीं था, तो आपको डांस का शौक कहाँ से लगा था सर? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे डांस नहीं होता है। डांस होता है, मुझे डांस का शौक नहीं था पहले। बट मेरे पिताजी ना 15 साल की उम्र से एक्टिंग करते हैं वो, और आज भी वो एक्टिंग करते हैं। मुंबई में है वो अभी फिलहाल, और वो एक्टिंग लाइन में ही है। उनकी 1-2 मूवी भी आई है। तो मैंने पिताजी को मतलब देख के सोचा कि क्यों ना मतलब मुझे भी मतलब इस लाइन में जाना चाहिए। लेकिन पिताजी ने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम्हें इन सब में नहीं जाना है, तुम्हें कुछ अच्छा करना है, सरकारी जॉब लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, फैमिली का नाम बड़ा करना है। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा भूल गया, पापा का बात मैंने मान लिया। तो फिर कापासेड़ा में जहाँ पे अभी फिलहाल मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक यश नाम का लड़का था। अगर मैं कहूँ तो कापासेड़ा में अगर मैं कापासेड़ा के एरिया की बात करूँ तो अब तक मैं सबसे बड़ा अगर किसी का फैन हूँ तो डांस में उसी का हूँ। और बाकी तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा डांस करते हैं, है ना। लेकिन उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे उसको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं पापा से फिर से बात करूं, और मैं पापा को मनाने की कोशिश करूं। तो बात करूंगा मैं उनसे, लेकिन पापा ने मना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने बड़े भैया से बात किया। फिर बड़े भैया ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप जाना, लेकिन किसी को ये मत बताना अभी कि आप डांस सीखने के लिए जाते हो। जब आप कुछ कर लोगे तो पापा भी खुश हो जाएंगे और पापा अपना गुस्सा भी छोड़ देंगे। तो फिर मुझे भैया ने सपोर्ट किया। पापा के बिना बताए हम लोग जाते थे डांस सीखने के लिए, भैया पैसे देते थे। उसके बाद फिर मैंने एनजीओ ज्वाइन किया, फिर वहां पे फिर मैं फ्री क्लासेस करने लग गया। तो फिर मुझे यहाँ पे जो यश नाम का लड़का था, वहां से देख के थोड़ा सा मेरा हिम्मत बढ़ गया। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप पार्ट टाइम जॉब करते करते डांस सीखते थे, या जैसे क्लास ओवर होने के बाद डांस सीखते थे?
स्कूल की या कॉलेज की जो लाइफ होती है वो कॉलेज ओवर होने के बाद डांस सीखने जाते थे या मैं ये फिर बताना चाहूँ मैं ये बता रहा हूँ, पहले मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, पहले भी पढ़ाई करता था और जब मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया था तो पढ़ाई ही कर रहा था मैं। और जाहिर सी बात है, इंसान अगर अपनी पढ़ाई के लिए और अपने डांस के लिए खुद से अगर खर्चा निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उस वक्त मैं जॉब नहीं करता था, जब मैं डांस स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं जॉब नहीं करता था, बट सिर्फ पढ़ाई करता था मैं, पढ़ाई और डांस। और डांस में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मतलब कहते हैं ना, दोस्त यार, फैमिली, एक तरह से ना उन सबको कम टाइम देने लग गया था और डांस के पीछे ज्यादा पागल हो गया था मैं। और जब डांस के पीछे मैं ज्यादा पागल हो गया था तो दिन रात प्रैक्टिस करते रहना। मेरे ग्रुप में 5-6 बंदे थे जो हम सब लोग ऐसे ही थे, मतलब 24 घंटे में से आप ये मान लो कि 12 घंटे तो हम प्रैक्टिस ही करते थे। ऐसे मतलब हम लोग, जॉब नहीं करता था मैं उस वक्त, पढ़ाई और डांस। सर ये कुछ मेरी तरह ही हो रहा है। मैं स्पोर्ट्स में हूँ। उस टाइम मैं 2014-15 में स्कूल 10th ओवर हुआ था। उसके बाद मैंने कराटे शुरू करे थे, तो उस टाइम मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे पाता था जितना मैं कराटे में दे जाता था। स्कूल ओवर होने के बाद सीधा घर जाने की जगह मैं क्लास भर जाता था। वहां से 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक वहां पे प्रैक्टिस करता था। चाहे खाना ना मिले, मैं प्रैक्टिस के लिए घर जाता था। नहीं, रवि है ना आप? रवि जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं ना, उस चीज में हम ज्यादा डूब जाते हैं। अब जैसे आपने क्या, आप कौन से गेम खेलते हैं? आप कौन सा गेम खेलते हैं आप? अभी मैं कराटे एंड ताइक्वांडो दोनों खेलता हूँ। अच्छा, मैं वैसे स्पोर्ट्स में मैं भी हूँ, कबड्डी खेलता हूँ मैं भी। तो जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम उस चीज में ज्यादा डूब जाते हैं। जैसे अभी सूरज भाई ने बोला ना कि उनको बच्चों को सपोर्ट करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना उनको पसंद है ना? तो सूरज भाई ने अभी देखो लॉकडाउन के अंदर इन्होंने पता नहीं कितने बेघर इंसानों को, कितने भूखे इंसान को इन्होंने खाना खिलाया है। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सूरज जी को ये पसंद है ना? और सूरज जी को ये पसंद है इसलिए ये करते हैं, और इनके अलावा इनको कोई काम ही नहीं दिखता। ये सिर्फ सोशल में लगे रहते हैं कि लोगों को इतना अच्छाई दिखाना है, मतलब कि खिलाना है, कोई इंसान भूखा ना मरे बस। इनका ये सोच है, कितनी अच्छी सोच है सोचिए। तो वही चीज है कि जी इंसान हाँ जो जी। पसंद करता है, जो चीज पसंद करता है उस चीज में ज्यादा डूब जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई भी करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज में, आप जैसे अभी डांस में मैं अपनी बात करूं, मैं डांस के साथ साथ मैं अभी पढ़ाई भी करता हूँ। अब जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन मैं अच्छा कोई, एक मेरा बहुत बड़ा सपना है एक, तो अगर मैं वहां तक पहुंच गया, तो अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं रहूंगा और उस वक्त में आप ही अगर मुझसे 2 क्वेश्चन कर लेंगे और अगर मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाऊं, तो फिर उस टैलेंट का क्या फायदा, है ना? तो पढ़ाई फर्स्ट है, पढ़ाई होना ही चाहिए। सुभाष, आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी किस चीज में पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं इस वक्त फिलहाल 3rd ईयर में हूँ, आर्ट्स विथ इंग्लिश ओपन से कर रहा हूँ मैं। डांस के चक्कर में थोड़ा सा, इस फील्ड के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट हो गया था, बट मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि अब पढ़ाई ये कंटिन्यू चले और पढ़ाई के साथ साथ मेरा जो काम है ये भी चले। ओके, बहुत अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से है, सूरज से। सूरज ने मेंशन किया एक्चुअली काफी यूथ के बारे में, और मैं सूरज को भी जानता हूँ, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आप दोनों की जगह भी मैंने देख रखी है जहाँ पे आप अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं। आप दोनों से क्वेश्चन है, पहले सूरज जाए फिर सुभाष, कि यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाना चाहिए? क्या जरूरत है यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप? आप सोच के इसको बता सकते हैं। सॉरी, मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप? मैं समझ नहीं पाया थोड़ा आपकी क्वेश्चन। जो युवा लोग हैं, राइट, यूथ को जी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमको क्यों भेजना चाहिए या इंस्पायर क्यों करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए, ये क्वेश्चन। हेलो अक्षय सर, अभी जस्ट हम एक कापासेडा की यूथ के साथ एक प्रोग्राम चला रहे थे, यूथ फॉर सोशल चेंज। तो उसमें जस्ट एंटरप्रेन्योर का ही हमने बहुत मुद्दा उठाया था, और जो सवाल आप सेम पूछ रहे हैं इसका आंसर हम लोग भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है सर कि हमारे कहीं, मतलब हमारे देश में क्या, कहीं भी
नौकरी इतने बड़े मात्रा में नहीं आ रही। मतलब आप अभी का टाइम देखिए, अगर लॉकडाउन के बाद पता नहीं कितने % नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, डाटा के हिसाब से हमें डाउन ही होती जा रही है। यूथ को यूथ को एंटरप्रेन्योर के फील्ड में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अभी का टाइम हम जैसा युवा का एक वो गोल्डन चांस है जहाँ पे वो कुछ भी करे, कोई भी रिस्क ले, वो बड़ा बन सकता है। रितेश अग्रवाल जैसा बन सकता है, अपने आइडियाज को और मजबूत कर सकता है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे रिस्क सिर्फ वो यूथ ही ले सकता है क्योंकि उसके पास टाइम है। अगर मैंने अपना 3 साल सोशल फील्ड में दे दिया और 3 साल बाद अभी मैं 21-22 साल का हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है अपना कैरियर बनाने का, बहुत सारी चीजें करने का। अगर सर मैं उस 17, 19 या 20 साल के एज में अगर रिस्क नहीं लेता तो शायद ये नई चीज नहीं क्रिएट होती। अगर रितेश अग्रवाल ने अपने आइडिया पे रिस्क नहीं लेता, ये चीज क्रिएट नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो अपने आइडिया पे बहुत फोकस तरीके से काम करते हैं। एक चीज और कि एंटरप्रेन्योर फील्ड में आने से उनके अंदर 2-3 चीजें तो अपने आप डेवलप हो रही है ना, जो सर उनके लाइफ में हमेशा काम आने वाली है कि वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो अपने फैसले खुद ही ले रहे हैं, वो अवेयर हैं अपनी चीजों को लेके, वो प्लानिंग का पार्ट है, उनको विश्वास है खुद की चीजों पे, जो कंटिन्यू उनके आगे ना चलना चाहिए। तो मुझे मतलब मेरा भी कहना यह है पर्सनली कि हर एक यूथ को एक एंटरप्रेन्योर के नजरों से ही सोचना चाहिए, क्योंकि जितना वो एंटरप्रेन्योर की नजरों से सोचेगा ये उसके लिए भी बढ़िया है और सबके लिए बढ़िया है। तो मुझे ये लगता है कि यूथ को इसलिए आना चाहिए, इस फील्ड में पढ़ना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, रिस्क एक बार तो कम से कम रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक वो रिस्क नहीं लेता तो यूथ का मतलब वो कहते हैं ना कि यूथ हमारे देश की सबसे बड़ी पावर है और वो कुछ भी कर सकती है। जितने भी अभी तक इनिशिएटिव हुए हैं, अब हो रहे हैं, वो सब यूथ कर रहे हैं। तो एक चीज तो उनका बनता है कि उनको भी करना चाहिए। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, मैं सबको एक बार क्लियर कर देती हूँ, रितेश अग्रवाल जिसके बारे में सूरज ने बताया अभी, वो जो ओयो है सबने हमने देखा है, ओयो टाउन हाउस, ओयो होटल्स, वो उसके फाउंडर है। वो भी एक्चुअली 26 साल के ही है अभी, एंड उन्होंने 26 साल की उम्र में एक मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी कर दी है। तो ऑफ कोर्स जैसे सूरज ने बोला, वो अगर रिस्क नहीं लेते, अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस को काम करके एक्सपीरियंसेस गेन नहीं करते, तो वो प्रॉब्ली आज ये नहीं कर सकते थे, इस मुकाम पर तक नहीं पहुंच सकते थे। सुभाष, आप बोलना चाहेंगे? म्यूट पे हो आप म्यूट पे हो। माफी चाहूंगा, म्यूट था, पता नहीं चला। वैसे सूरज भाई ने इस पे काफी कुछ बोल दिया है, तो मैं इस बात पे ज्यादा विशेष टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा। बस एक शब्द कहना चाहूंगा कि सूरज भाई ने सही बोला बिल्कुल, कि इंसान को खुद का फैसला करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10 लोगों से पूछोगे कि अच्छा सर ये क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, वो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, वो सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप ये कीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा, आप वो कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा, आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, मेरी सोच है, मैं उसकी बताता हूँ बस, कि इंसान को खुद का फैसला खुद करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और के फैसले से चलोगे, तो जाहिर-सी बात है, कहीं गलती से अगर आप कहीं ठोकर खा गए, तो आप कहोगे यार उसने बोला था ऐसा करने के लिए, या उसने ऐसा बोला था करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ खुद के बलबूते पे आप करते हो, तो अगर आप कल को जाके कहीं कुछ ऊँच-नीच भी होता है, तो आपको ये लगेगा कि नहीं मैंने किया है, जो किया है मैंने किया है। अगर आप अच्छा करते हो, तो आपको प्राउड फील भी होगा कि नहीं मैंने किया है। तो ये मेरी सोच है। इंसान को आगे बढ़ने का हक है, और अगर वो खुद के फैसले से आगे बढ़े, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता है। आई थिंक आप दोनों के आंसर्स मेरे को बहुत पसंद आए। थैंक यू सर। ज्योति, आपके क्वेश्चंस क्या है?
हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सूरजकांत सर से है। सर ने जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में सोचा और वो 24 से सीधे 4 हो गए थे, तो फिर उन्हें बाद में सपोर्ट किसने किया था? थैंक यू ज्योति क्वेश्चन पूछने के लिए। जब हम 24 से 4 हुए थे ना, तो कहते हैं ना कि एक लाइफ में ऐसा पल आता है जिसमें इंसान टूटने पे मजबूर हो जाता है। तो वो पल हमारे साथ भी था कि हम भी अब ये मान के चले थे कि अब हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसे आज के टाइम पे भी हमें बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत लोग समझाने वाले हैं। अच्छे सर हमें समझाते हैं, आदित्य सर समझाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी चीजें समझाते हैं। लेकिन करना आपको खुद ही है, चाहे कुछ भी करना है। तो कहते हैं ना ज्योति कि एक रिस्क, एक सही टाइम पे आपका कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। शायद वो कदम हमने उस टाइम पीछे जाके नहीं, आगे जाके लिया, और हमने ये नहीं सोचा कि 24 से 4 हुए तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। हमने ये सोचा कि 4 है तो जरूर कर पाएंगे। और शायद उस टाइम वो जुनून था कि मैं अकेले होता तो भी कर पाता, क्योंकि वो एक फैसला था, वो एक ऐसा कदम था जो हमें या तो बिल्कुल खत्म कर देता, ऐसा खत्म करता कि आज प्रो बनो के साथ, पूरी टीम के साथ, उद्यम की पूरी टीम के साथ, आपके साथ बात नहीं कर पाता। वो एक ऐसा फैसला होता जो शायद अभी तक हमने जो 10,000 बच्चों के साथ काम किया है, गुड टच बैड टच, उनके बारे में उन्हें अच्छे से बताया है, कई स्कूल में जाके काम किया है, वो नहीं कर पाते, वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता। तो वो शायद वो 4 भी नहीं होते, मैं अकेला होता तो भी वो कदम मैं लेता। क्योंकि एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपनी लाइफ में सही टाइम पे सही फैसला लिया, सही कदम बढ़ाया, तो अचीवमेंट आपके पास है। और एक चीज जिस पे मैं चलता हूँ कि मेरी लाइफ के 2 साल 3 साल खराब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई। बस उस टाइम भी हमने यही सोचा कि यार 3 महीने हमने दे दिए, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने और देंगे तो हम खत्म नहीं हो जाएंगे या हमारी जिंदगी खराब नहीं हो जाएगी। मेरी एजुकेशन 12th में स्टॉप हुई। मैंने अपनी एजुकेशन को 3 साल गैप दिया। उसके बाद मैंने 12th दोबारा की, अच्छे कॉमर्स से दोबारा किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, अभी कॉलेज भी पढ़ रहा हूँ। अब मेरे इस एजुकेशन में भी ड्रीम है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाना है। तो कभी भी लाइफ किसी फैसले से खत्म नहीं हो, है ना? तो रिस्क लेना जरूरी है, वो रिस्क हमने लिया और आज हम देखो आपके सामने बैठे कर रहे हैं। थैंक यू सर मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि मेरा ड्रीम भी यही है कि मैं बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। अरे बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। और आप करेंगे भी, मतलब ये बोलना, आप देखो कि कितने लोग इसको लाइव देख रहे हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और आप अगर ये कहते ही हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है ना, कि आप सबके सामने बोल रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है। हमारे जैसे, आपके जैसे कई सारे युवा ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको करना क्या है ना? तो इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए तो प्रो बनो पूरी उद्यम की टीम लगी हुई है कि लोग, जितने भी स्टूडेंट है जिनको अभी तक अपना रास्ता, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो खुद सोच पाए, निकाल पाए, कहीं फिर वो बड़ों वाला ना हो पाए कि मेरे पिताजी तो कंपनी में काम करते थे तो बेटा भी कंपनी में काम करेगा। ऐसा नहीं है, है ना? मेरे पिताजी अगर डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा, मेरे पिताजी अगर क्रिकेटर हैं तो मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। नहीं, हमें खुद ही सोचना है ना, क्योंकि लाइफ तो हमारी है, किसी और की तो नहीं है। तो आपने अगर ये बोला तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप करेंगे भी। थैंक यू सर उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं सेकंड ईयर में भी हूँ, तो मैं और मेरी कुछ टीम है जो हम बच्चे ये सोचा था हमारे दोस्त से बात करके कि जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो हम एक टीम बनाते हैं जो गरीब बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, जो सीखने के पैसे नहीं है, जो सीखना रहते हैं उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, हम उनको सिखाए कहते हैं पैसे लोग जो सीखना चाहिए। सॉरी रवि, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आई, सवाल समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा था, मैं और मेरे कुछ टीम के बच्चे थे, वो सोचे थे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बच्चों को फ्री में ताइक्वांडो कराटे सिखाया जाए, जो सीखने की उम्मीद है, जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की सोचा जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से
सीखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से खिलाए जा सकते हैं। हम खुद गवर्नमेंट की ओर से खेलते तो हम बच्चों को खिला सकते हैं, तो हम ये सोचते थे कुछ साल उनको सिखा के गेम में आगे भेजा जाए ताकि उसका भी गेम अच्छा रहे। मैं सच में मुझे आवाज क्या आपका सवाल सूरज, तो मैं एक बार इसी सवाल को थोड़ा अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। तो रवि ने जो पूछा कि ये टाइकोंडो और जो भी इनका स्पोर्ट फील्ड है, ये वो स्टूडेंट्स को फ्री में सिखाना चाहते हैं। और इसी से मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ कि ये जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे बिजनेस में कुछ केसेस में आप जो सिखाते हो आप उसके पैसे लेते हो, और कुछ केसेस में आप जो सिखाते हो फ्री में सिखाते हो। तो अगर आप फ्री में सिखाते हो तो आप कैसे अपने लिए उतना पैसा इंश्योर करोगे जिससे आप आराम से सस्टेनेबल, जिसको बोलते हैं कि हम खाना पीना खा के छत के नीचे रह के इलेक्ट्रिसिटी बिल दे के जी सके, और अगर हम पैसा ले रहे हैं तो हम उस केस में कैसे इंश्योर करें? तो ये दो चीजों के बीच में अगर आप डिफरेंशिएशन बता सको और ये भी बता सको कि इन दोनों चीजों में हम पैसा कमा कैसे सकते हैं। थैंक यू आदित्य सर, और थैंक यू रवि सवाल पूछने के लिए। अच्छा रवि एक बार अपने लिए क्लैप करोगे प्लीज? मैं भी करता हूँ आपके लिए। एक बार करो। ये बहुत अच्छा रहा। पता है रवि, समाज सेवा जरूरी नहीं कि आप एक कमरे में करो। समाज सेवा जरूरी नहीं कि आप एक बहुत बढ़िया सा हॉल लेके करो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सिखाना चाहते हो, क्या उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हो, क्या क्या चीजें करना चाहते हो, सारी चीजें आपके ऊपर। जब हमने अपनी क्लासेस शुरू की तो हम पहले बच्चों को कल्चर एक्टिविटी सिखाते थे, डांस, थिएटर, पेंटिंग, लाइफ स्किल, ये सारी चीजें सिखाते थे। और उनके साथ सिर्फ हम संडे मिलते थे क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा काम होता था उस टाइम। मुझे अभी तक याद है, मैं जॉब पे जाता था। मेरी टीम में कई लोग थे जो जॉब पे अपना रेगुलर कॉलेज जाते थे। कई लोगों का घर का काम होता था तो जो टाइम नहीं दे पाते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हम उनसे संडे मिलते थे। शुरू में पार्क में मिला, फिर एक छोटा सा सेंटर लिया जिसका कंट्रीब्यूट करके किराया देना शुरू किया। तब हम अपनी जेब से लगाते थे, हम अपने कंट्रीब्यूशन से। तो उस टाइम हम अपने किसी भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं लेते थे। बस हमने क्या कर दिया कि हम एक कंट्रीब्यूशन के रूप में आने लगे। हम बोलने लगे कि अगर जिसकी फैमिली महीने का 100 रुपए दे सकती है आप दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी पैसा हम आपके बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे। और धीरे काम करते हुए फैमिली का एक ट्रस्ट बनने लगा हमारे ऊपर, क्योंकि हम उनकी फैमिली को बहुत अच्छा सिखाने लगे। तो ये तो हमारे साथ था। शायद आपकी सिचुएशन अलग हो, किसी और साथी की सिचुएशन अलग हो, उनके साथ ऐसा ना हो, उनको बहुत पैसों की नीड है। तो रवि, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हो, है ना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, देखो स्ट्रगल तो हर एक चीज में है ना। अगर आपको भूख भी लगी है तो जब तक आप मम्मी को आवाज नहीं मारोगे, किचन में नहीं जाओगे, निकालोगे नहीं, प्लेट नहीं निकालोगे, तब तक आपको खाना भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो स्ट्रगल तो आपका हर एक चीज में है। बस आपको सही तरीके से, मतलब वो कहते हैं ना कि सही प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल करना है ना। आपको टाइकोंडो सिखाना है बच्चे को, बहुत सारी चीजें सिखानी है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, तो आपको उसी रास्ते पे स्ट्रगल करना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो सारी चीजें अचीव हो। अगर आप दूसरी साइड करोगे तो वो आपका टाइम टेकिंग होगा। जब बाद में आपको रियलाइज होगा तब आप सोचेंगे कि नहीं यार, अब छोड़ देता हूँ, बहुत टाइम निकल गया, बहुत पहले सोचा था, है ना। तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत सारी चीजें सोचो, देखो, आप अपने साथ के लोगों को ढूंढो, ठीक है। और पैसा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत सारे लोग मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए, बस आपको शुरुआत करनी है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और एक चीज और बताता हूँ कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मतलब एक कहावत है कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो रवि आपको अपने पैरों पे दौड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप दूसरों के पैरों पे दौड़ेंगे तो वो कब थक जाए, कब आपका साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं, है ना। तो आपको खुद पे बहुत विश्वास रखना है। आपने ITI का सेशन लिया था, ITI में जो सेशन हुआ था उद्यम का, वो लिया था पूरा? ITI का शायद लिया था। जो उद्यम का जो स्टार्टिंग हुई, तब तो स्टार्टिंग से है ऑनलाइन क्लास की दो। वैसे ITI में मैं जाता था, पर शायद उस समय एब्सेंट होऊंगा, पता नहीं है। ओके, तो उसमें भी रेगुलर क्लासेस का मैं चल रही है, तो उसमें बहुत सारी रेगुलर क्लासेस में चल रहा हूँ।
आप खुद पे कैसे भरोसा करोगे, इंडिपेंडेंट कैसे होगे, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। तो ये सारी वही चीजें। आई होप कि आदित्य सर मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूँ। अगर आपका और कोई सवाल हो तो। डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छे से आपने अपना पॉइंट रखा एंड थैंक यू सो मच रवि फॉर द क्वेश्चन। आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे बढ़िया बात है कि आप रिलेटेबल बहुत है। आप दोनों की जो परिस्थितियां है वो हमारे काफी आईटीआई के स्टूडेंट्स की सेम परिस्थितियां है जहां से वो उठना चाहते हैं, जहां से आप ऑलरेडी उठ के इतना आगे बढ़े हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम सुभाष कि सुभाष जैसे आपने डांस अकेडमी खोलने का सोचा, अब डांस अकेडमी चलेगा कि नहीं ये सवाल होता है कि एक तो डांस अकेडमी यहाँ के लोगों को पसंद है कि नहीं और मैं उतना अच्छे से डांस सिखा सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो ये तो सवाल आएंगे मन में किसी के भी। तो आपने कैसे कंफर्म किया कि ये आइडिया इस एरिया में जहाँ पे मैं डांस अकेडमी खोल रहा हूँ यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे मतलब मेरे को एक ठीक ठाक पैसा मैं कमा पाऊंगा डांस अकेडमी चला के, ये आपको कैसे पता चला? थैंक यू आदित्य सर। मैं पहले बता दूं कि मैं सबसे पहले तो मैंने पैसे कमाने के लिए स्टार्ट ही नहीं किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बस इतना सोचा था कि मुझे कुछ करना है, क्या करना था ये डिसाइड था, बस पैसे कमाने के लिए नहीं किया था। लेकिन हाँ, जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था ना तो उस वक्त मेरे पास कोई बैकअप था, ना कोई साथ था, कुछ नहीं था। जब मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था उससे पहले एक कापासेड़ा के अंदर स्कूल है, राव बीर सिंह पब्लिक स्कूल, सूरज भाई जानते हैं, तो वहां पे मैं डांस सिखाता था बच्चों को। तो वहां पे मेरी सैलरी थी, हफ्ते में 3 दिन जाना होता था, 5,000 रुपये मिलता था मुझे वहां पे 1 घंटे क्लासेस की। और एक क्लास में कम से कम तो 50 से 60 बच्चे होते थे और अगर पूरे क्लास को टोटल किया जाए तो कम से कम 12 से 1500 बच्चे थे और उनको हर दिन अलग अलग बच्चों को डांस सिखाना होता था मुझे। आधा आधा घंटा, आधा घंटा किसी बच्चे को सिखाया, आधा घंटा दूसरे बच्चे को सिखाया, ऐसे सिखाता था। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मुझे एकेडमी ओपन करने का आइडिया दीदी ने दिया था, मनीषा दी ने। तो जब मैंने एकेडमी ओपन करना स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसे वगैरह भी नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था। बट जो पैसा मैं स्कूल से कमाया था 10,000 15,000 वो मैंने सेविंग करके रखा था, कहीं खर्च करना था नहीं मुझे। उसके बाद फिर मैंने स्कूल का जॉब छूट गया था क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर मैंने नाइट जॉब स्टार्ट किया, पैकिंग का काम होता था यहाँ पे, डिलीवरी का काम होता था, तो फिर मैंने वहाँ पे किया। तो नाइट जॉब करता था और 1 महीने मैंने जॉब किया, उसके बाद मेरे पास लगभग 20 से 25,000 रुपए हो गए थे। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, शीशे लगवाए और एक हॉल लिया। अब वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था डांस सिखाना। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे एक दोस्त है मेरा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे लड़का अच्छा है, बट उसने जो बात बोली थी वो बहुत अच्छा बात बोला था उसने, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बोला था। उसने मुझे बोला कि सुभाष भाई, तू डांस की एकेडमी खोल रहा है ना, मुझे पता है तू अच्छा लड़का है, तू डांस सिखा लेगा, लेकिन तू ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएगा। तो मैंने उसको पूछा ऐसा क्यों भाई? तो उसने बोला कि भाई किसी के बस की बात नहीं है, तू 2 महीने चला लेगा, 4 महीने चला लेगा, तुझे कौन सपोर्ट करेगा ये बता, पैसे कहाँ से लाएगा तू? तो मैंने उसकी बात को माइंड पे लिया, मैंने बोला लड़का बात तो अच्छा बोल रहा है ये तो, कि पैसे कहाँ से लाऊंगा, कोई सपोर्ट में भी नहीं है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, कोई दोस्त यार भी नहीं है ऐसा जो कि मुझे हाँ भाई सपोर्ट करेगा, कोई ऐसा बैकअप भी नहीं है मेरे पास कि हाँ चलो बड़े बाप का बेटा हूँ मैं, 50,000 रुपये मेरे पास निकाल लूंगा, रखे रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। ना तो मैंने जॉब छोड़ा, ना तो मैंने एकेडमी बंद किया और ना तो मैंने अपना पढ़ाई बंद किया। नाइट जॉब भी करता रहा मैं और नाइट जॉब से जब मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था तो कभी 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे और 6 महीने तक, 6 से 8 महीने तक लगभग मेरे पास 20 बच्चे थे। और जिस वक्त मैंने एकेडमी 3 साल पहले 5 जुलाई को मेरी एकेडमी का 3 साल हो जाएगा और जब मैंने स्टार्ट किया था 1 सेकेंड थोड़ा सा यहाँ की लाइट कट हाँ गई शायद है। से लाइट चली गई है, हाँ वो समझ गया था मैं मैं। थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक बार अच्छा आपकी आवाज वैसे अभी भी आ रही है, तो अगर आप अपना आंसर कंटिन्यू करना यस चाहे सर, तो कर सकते हैं। लाइट लाइट आ गई है, क्या लाइट बात आ है, गई है। फास्ट सर्विस है हाँ गवर्नमेंट की नहीं। हाँ काफी जल्दी आ गई, वैसे उम्मीद नहीं था लेकिन आ गया। तो हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कम से कम 8 महीने तक मेरे पास 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे थे, लेकिन इतनी बच्चे नहीं आ पाते थे मेरे पास उस वक्त तक ताकि मैं 10,000 रुपए रेंट निकाल सकूं एकेडमी की। लेकिन उस वक्त भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ा, नाइट जॉब से मैं अपना पैसा निकालता, एकेडमी का रेंट देता गया और लगभग 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो मेरे पास लगभग 45 बच्चे हो गए। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, 50 हो गए, 60 हो गया
फिर उसके बाद मैंने अपना सपना और बड़ा कर लिया। फिर मैंने सोच लिया कि जो ये बच्चे हैं, आखिर ये मेरे पास आते क्यों हैं? ताकि ये मेरे पास से कुछ सीखें, इनको कुछ मिले मेरे पास से। अगर इनके पेरेंट्स मेरे पास भेजते हैं, तो इनको कुछ प्राप्त हो या फिर ये कुछ आगे बढ़ पाएँ। तो मैंने एक खुद का कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया। कापासेडा दिल्ली में मैं यहाँ पे एक खुद का कॉम्पिटिशन करवाता हूँ जिसका नाम है सक्सेस ड्रीम मंच। अब तक मैं 3 कॉम्पिटिशन करवा चुका हूँ और कॉम्पिटिशन में हर जगह से बच्चे आते हैं। दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, आस-पास से भी आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं। सूरज भाई भी आए हैं मेरे इवेंट में, देखा भी है उन्होंने। और मेरा सपना इतना बड़ा है कि उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। आप लोग डांस प्लस देखते होंगे शायद, स्टार प्लस पे आता है। तो मेरा सपना वो है कि मैं दिल्ली के अंदर मैं एक ऐसा स्टेज खड़ा कर सकूं, ऐसा शो निकाल सकूं, ताकि वो बच्चे जो कि पैसों के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको उस टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को दिखाएं, अपने फैमिली का सपना पूरा कर सके। तो मेरा सपना ये है कि मैं डांस प्लस जैसा एक दूसरा स्टेज खड़ा करूं दिल्ली के अंदर, और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता जाता हूँ और फिलहाल अभी उसी काम में लगे हुए हैं। और आप लोग जितने भी हैं, आई थिंक कुछ बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। तो जितने छोटे होंगे, बड़े तो वैसे भी मैं सबसे ज्ञान लेता रहता हूँ। आदित्य सर हो गए, अक्षय सर हो गए, सबसे मिला भी हूँ मैं और काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं हम लोग को। तो आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी सपना हो, जो भी एम है आप लोग का, मुश्किलें बहुत आएँगी। हमारे साथ भी आया है, सूरज भाई के साथ भी आया है, मेरे साथ भी आया है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि मुश्किलें आएँगी, लेकिन आप लोग को पीछे हटना नहीं है। अगर आप पीछे हट गए, तो समझ लो आपने कुछ सोचा ही नहीं था करने के लिए। एक तरह से आप उसको टाइम पास मान लो, है ना? अगर आपने सच में कुछ करने को सोचा है, तो कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। बिल्कुल, थैंक यू। आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों, जो सुभाष ने कहा बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम ना, जैसे सुभाष ने जब शुरू किया था, तो इन्होंने ये नहीं सोचा था मैं कितने पैसे कमाऊँगा। इन्होंने बस अपने पैशन के लिए फॉलो किया, शुरू किया। कम स्टूडेंट्स आते थे शुरू में, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा होते गए। फिर इन्होंने ये भी, एक बार इनके किसी फ्रेंड ने कहा कि आप पैसे कैसे कमाओगे, तो इनके दिमाग में वो चीज़ भी आई। आई थिंक उसके लिए इन्होंने काफ़ी पैसे अपनी नौकरी से भी कमाए और अदरवाइज़ अपने डांस स्टूडियो से भी। और अभी मैं बहुत होपफुल हूँ कि और भी कमाएँगे और किसी दिन शायद बहुत ही जल्दी डांस प्लस जैसा ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म या शायद से डांस प्लस से भी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म सूरज लॉन्च करेंगे। लेट्स होप फॉर दैट। सूरज नहीं, सॉरी, सुभाष, दोनों का नाम बहुत सिमिलर है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा, सूरज और सुभाष दोनों एक ही है। एक ही है, हाँ। अच्छा सूरज, ऑन दैट नोट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपका जो एनजीओ इतनी सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है और इतने लोगों की हेल्प करता है, आप अभी रिलीफ पैकेजेज़ दे रहे हो, मास्क बाँट रहे हो, इससे पहले आप अ, इतनी सारी चाइल्ड एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और नॉर्मल जो पढ़ाई, सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई होती है, आपने इतना सब कुछ हेल्प किया स्टूडेंट्स की। तो इस सब की ज़रूरत आपको कैसे पता चली और आपको कैसे पता चला कि ये जो आपका आइडिया है, ये जो आपका काम है, वो लोगों तक पहुँचेगा और लोग चाहेंगे इस काम को और मतलब अपने लिए लेना? ये आइडिया हिट हो जाएगा, ये आपको कैसे पता चला? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है आदित्य सर? हाँ, तो पहली चीज कि मुझे अपने आइडिया पे बहुत विश्वास है। इतना विश्वास है कि मुझे लगता है कि मेरा एक आइडिया पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। जब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वही सुभाष वाली बात कि डिमोटिवेट तो हर कोई करता है ना? तो जिस एज में खोने के लिए कुछ नहीं है, उस एज में तो पाने के लिए भाग रहे थे हम कि चलो कुछ मिल जाए। अ, एक चीज है सर कि जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सोचते गए और समाज को देखने का नजरिया बदलता गया, सोशल एंटरप्रेन्योर को और मजबूत करते गए, समाज जो समाज की समस्या है उसको देखते गए, तब वो सारी आइडियाज, सारी चीजें निकल के सामने आती रही। जहां से ये पता चला कि और एक्चुअली क्या है कि हम खुद ग्राउंड से गिरे हुए बंदे हैं, ग्राउंड से उठे हुए बंदे हैं, ग्राउंड से गिर गिर के सीखा है। अगर मैं अपनी बात करूं, जिस एरिया में मैं रहता हूं, उसी एरिया से हम लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि 19 अभी 19 साल, 20 साल, 21 साल हो गए इस एरिया के बारे में, और हमें पता है कि इस एरिया में एक्चुअली समस्या क्या है, जिस पे हम लोग काम करके उसको खत्म कर सकते हैं।
जब हमने उसको शुरू किया, हमने देखा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बच्चों के साथ है कि उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। क्योंकि एक एक माइग्रेंट फैमिली जो 8,000 9,000 रुपए उद्योग विहार में जाके कमा रही है, बस उनका एक ड्रीम है कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और पढ़ के अपने आप खुद बने, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। यहाँ पे ऐसी फैमिली रहती है जो अपने बच्चे को 1 घंटा टाइम नहीं दे पाती। ये सारी चीज़ें हम लोगों को शुरू में कैसे पता चली, क्योंकि सेम मेरे साथ भी यही चीज़ होती थी। मेरे पापा सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, रात को 8 बजे आते थे और जब वो आते थे तो उनके सर पे पसीना होता था। मम्मी एक पानी का गिलास लिए ऐसे खड़ी रहती थी और पापा कहते थे बस बैठने दो और आराम करने दो, 2 कवर खाना निकालो और मैं सोने जाऊँगा। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें लगता था बस यही ज़िंदगी है, यही लाइफ़ है। सिखाने वाला भी कोई नहीं था, ट्यूशन में सिर्फ़ एक चीज़ था कि वो डंडा एक हमारे भैया के पास एक डंडा रहता था और उस डंडे से डेली हमारे हाथ लाल हुआ करते थे और हमें लगता था कि जब तक हमारे हाथों पे चोट नहीं पड़ेगी तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो 17 साल तक तो हम यही सोचते हुए आए, लेकिन जब इस फ़ील्ड में घुसे, अच्छे-अच्छे लोगों से मिले, ट्रेनिंग ली, पढ़ना शुरू किया, तो हमें लगा कि नहीं भैया इससे भी आगे बहुत बड़ी लाइफ़ है, इससे भी आगे बहुत कुछ है जो हमें करना है, जो हमें अचीव करना है। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भैया 17, 18, 19 साल की एज में अगर आपको कुछ आता होगा तब ना आप सिखाओगे। हमारे पास क्या मुझे क्या आता था? थिएटर, है ना? तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम थिएटर से ही थिएटर से ही इनको सिखाना शुरू करेंगे। तब हमने क्या किया कि हमने हमारे यहाँ 70 बच्चे थे, हमने क्या किया कि उन 70 बच्चों के साथ बैठ के उनके आइडियाज़ निकालना शुरू किया कि उनके समस्या पे बात करना शुरू किया कि ठीक है, एक काम करो तुम फटाफट समस्या बताओ कि हमारे यहाँ हमारे आस-पास समस्या क्या है? और वो समस्या बहुत रियल होनी चाहिए, जैसे हमारे बीच से होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, नोट डाउन किया, ग्रुप बना के किया, अब हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ गई कि अच्छा ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। अब हमने क्या किया कि अब हमने बच्चों से ही पूछना शुरू किया कि अब ये बताओ कि इस समस्या को खत्म कैसे करेंगे? अब बच्चों ने खुद आंसर देना शुरू किया कि भैया हम ये करें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, भैया हम ये करें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, भैया एक स्कूल ऐसा बन जाए जहाँ पे सिर्फ खेल-खेल के पढ़ाया जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो वहाँ से हमें कम्युनिटी के बीच से, कम्युनिटी के यूथ से, किशोरियों से वो सारी चीज़ें रिवर्ट आने लगी और हमें पता चलने लगा कि हमें काम क्या करना है ना? जैसे पहला ही पॉइंट ये आया कि भैया सरकारी स्कूलों का एजुकेशन आज के टाइम पे आप देखोगे तो सिर्फ मैडम बैठी रहती है, कमरे में 30-40 बच्चे हैं और बस वही चलता है क, ख, ग, घ, एबीसीडी और एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले जो शुरू होना होता है, वो होता है। अब वहाँ से हमने बच्चों से पूछना शुरू किया कि अच्छा बताओ कि अगर ऐसे मैडम नहीं पढ़ाएँगी, मार के नहीं पढ़ाएँगी तो कैसे पढ़ोगे तुम लोग? भैया प्यार से कोई पढ़ाए ना। भैया कोई गेम खेल के पढ़ाए ना। तब वहाँ से हमारी टीम के दिमाग में आइडिया है कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा रिसर्च पैनल शुरू हुआ, फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया और वहाँ से जाके बहुत मजबूत होते गए हम लोग। बहुत सारे आइडियाज़ आते रहे, बहुत सारे लोगों से मिलते रहे, पूछते रहे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता और वो कहते हैं ना कि जिस फील्ड में आप हो, जिस तरीके की सोच आप रखते हो, जितना अच्छा आप करते हो, तो आपके साथ हमेशा वैसे ही लोग मिलेंगे। बाकी 1-2 नेगेटिव तो हर किसी की लाइफ में होते हैं और होने भी चाहिए, जो जिससे हम और मोटिवेट हो पाएँ। क्योंकि हम जैसे यूथ के अंदर सिर्फ़ सिर्फ़ पॉज़िटिव ही भरा रहता है। आप बोलोगे कि सूरज ये नहीं कर पाएगा, तो सूरज फिर उसी के पीछे पड़ जाएगा कि भैया हम तो वही करेंगे। है ना? और वो करके दिखाएँगे क्योंकि हमें तो अपने आइडिया पे विश्वास है कि हमारा पूरा आइडिया पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। और वही आइडिया आज हमारी जो एमसीडी स्कूल है हमारे एरिया के, हम अपने आइडियाज़ को एमसीडी स्कूल में रखते हैं कि भैया आप ऐसे पढ़ाओ, आप ऐसे-ऐसी चीज़ें करवाओ, आप उनको गुड टच बैड टच ऐसे करवाओ। हमने 40 टीचर को ट्रेनिंग दिया, 40 ट्यूशन सेंटर्स को ट्रेनिंग दिया। वो सिर्फ़ हमारे विश्वास और आइडिया पे ही तो है। तो उसमें तो पूरा विश्वास है, 100 में से 100 है कि भैया ऐसी चीज़ होनी है तो होनी है। बिल्कुल। और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज़ आपने बोली। 2 चीज़ों पर और प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो जो आपने बहुत सही चीज़ करी कि आपने उनको स्टूडेंट्स को दिया कि अ, एक पेपर दिया जहाँ पर वो लिख सके कि उन्हें क्या चाहिए या फिर उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया बोलने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो उससे आपको दोनों चीज़ें पता चल गई कि उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम है और वो क्या चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे हो, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, गेम खेल के या फिर बिना डाँटे मारे। जो आई थिंक हमारी भी ख्वाहिश थी लेकिन हमने तो काफ़ी पढ़ी है। तो वही जैसे सूरज कह रहे हैं उनके हाथ लाल होते थे, मेरी पीठ पे आज तक निशान है।
तो स्केल पे ना वो कीले सी निकली रहती थी, बड़ी जोर की लगती थी वो। तो एनीवे, तो आई थिंक बात का मतलब ये है दोस्तों कि इस टेक्निक को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट रिसर्च, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे भी इस हफ्ते, कि हम कैसे अपने आइडिया को कंफर्म कर सके कि आइडिया चलेगा या नहीं। तो आप लोगों की पूछकर पता कीजिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के लिए अपने आइडिया को मोल्ड कीजिए। जैसे सूरज ने सोचा पढ़ाना है, तो पढ़ाना है उन्होंने सोचा, लेकिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उन्होंने पहले लोगों से पूछा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो। लोगों ने उन्हें बताया और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना आइडिया को तैयार किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए। और जो दूसरी चीज है मैंने नोट की सूरज और सुभाष दोनों में, इन्होंने बहुत जल्दी जो सोचा वो करा। तो उससे फायदा क्या होता है कि समझिए इन्होंने कुछ सोचा और इन्होंने करा नहीं, तो वो सोचना दिमाग में रहे रहे फिर आपको थोड़ा आलस आने लगता है कि छोड़ो यार, मतलब कुछ और ट्राई करते हैं, या फिर आप फिर प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाने लग जाते हो कि फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब पहले ही 10 चीजें बन जाती है, तो आपको और बड़ा लगने लगता है रिस्क। तो इन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे किया, और क्योंकि किया प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम का सामना किया, धीरे धीरे कुछ को ओवरकम किया, कुछ तो आज भी आती होंगी, और किसकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आई थिंक आज हम लोग सब सीख रहे हैं सुभाष और सूरज से। और तीसरी चीज जो हम नोट कर रहे हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स आप देखिए कितने अच्छे हैं। मैं तो खुद सीख रहा हूँ कितनी क्लैरिटी से, कितने अच्छे पेस पर ये लोग बोलते हैं, और इनकी सारी बातें कितना आसान है हमारे लिए समझना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको प्रमोट करते हैं कि कुछ भी कर रहे हो उसका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये आपके काम को बहुत दूर तक पहुंचाएंगी। आपका काम कितना अच्छा है वो लोगों को पता चलेगा। अच्छा ज्योति, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम सुभाष। तो ज्योति, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, और उसी के रिलेटेड आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, सूरज और सुभाष दोनों से। आपने आई थिंक एडुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई है ना, कि आप यंग स्टूडेंट्स को एडुकेट करना चाहते हो, आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई है कुछ। तो अगर आप उससे रिलेटेड इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हो कि आप कैसे अपने आइडिया को कंफर्म करोगे, या फिर कैसे कंफर्म करोगे कि आपका आइडिया हिट होगा कि नहीं, तो आप सूरज या सुभाष से पूछ सकते हो। स्पेसिफिकली सूरज से, क्योंकि वो तो आपकी फील्ड से है कहीं ना कहीं। हाँ जी सर, मेरा सवाल सूरज सर से ही है कि मतलब मैं भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो मतलब मैं कैसे करूँ स्टार्ट? पहली चीज कि आप घर से बाहर निकलो, उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करो जिनको आप पढ़ाना चाहते हो, और आप शुरू करो। एक बार आप एक कॉपी पेन पकड़ो, उन बच्चों के सामने बैठो, आप सब कुछ वो बच्चे बताएंगे, बस आपको अपने आइडिया पे काम करना है। आपको उसका बहुत अच्छा नोट डाउन करके ना वो प्लान बनाना है कि आपको किन किन चीजों की कमी है। बाकी आपके पास 100 रास्ते हैं, 100 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके ना दिन रात सपोर्ट कर सकते हैं। आदित्य सर का नंबर आपके पास है, अक्षय सर का नंबर आपके पास है, रचना मैम का नंबर आपके पास है, मनीषा का नंबर आपके पास है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप घर से बाहर निकल के उन बच्चों के सामने बैठो और पढ़ाना शुरू करो। सिंपल सी चीज। एक चीज और कि आप देखो, पढ़ा ट्यूशन सेंटर्स रहे हैं, पढ़ा स्कूल रहे हैं, सरकारी स्कूल तो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना। तो आपको और हमारे जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों समाज सेवी की जरूरत पड़ी कि हम उन बच्चों को पढ़ाएं? वो चीज आप अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना कि आपको पढ़ाना क्या है और क्यों आप ये कदम उठा रही हो, है ना। कितने शिक्षण संस्था है ना, सरकारी स्कूल फ्री में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट संस्था है, ट्यूशन सेंटर्स इतने खुले हुए हैं। हर आप प्लॉट में देखोगे तो एक 12th पास अच्छी लड़की या लड़का ट्यूशन पढ़ा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो आप करना चाहते हो वो कितना अलग है, कितना सही है, कितना सही नहीं है, वो चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी होगी। जिस दिन आपने ये चीज क्लियर कर ली, आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर इतनी आसानी से नहीं होगी जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। आप घर से बाहर निकलो, उन बच्चों के साथ बैठो, देखो कितने मजे आएंगे। तो पहले आप निकलो, बाकी सारी चीज आपके लिए आसान होगी। थैंक यू। अच्छा सुभाष, आपके लिए कुछ हाँ सॉरी, नो इश्यूज। आपके लिए काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैंने बहुत नोटिस किया है कि सर आपकी एकेडमी कहाँ है सिचुएटेड? मेरी एकेडमी है कापासेडा में, कापासेडा नियर बाय फन एंड फूड विलेज।
हमारी कापासेड़ा में अकेडमी फिलहाल तो अभी, और हमने सोचा है इसको आगे बढ़ाने का, कहीं और दूसरा ब्रांच खोलने का, बट अभी लॉकडाउन के बाद इसके काम स्टार्ट करेंगे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी फिलहाल हमने कुछ किया नहीं है, इसके बाद सोचेंगे। सर लॉकडाउन के बाद फिर गुड़गांव की सोच लीजिए। लॉकडाउन के बाद रवि गुड़गांव जी, की सोच आपकी लीजिए। आवाज नहीं आ पाई। लॉकडाउन के बाद गुड़गांव की सोच लॉकडाउन के बाद लीजिए। गुड़गांव में खोलना है। अच्छा, गुड़गांव में सोचना वहाँ है। पे बहुत मिलेंगे सर। अच्छा, थैंक यू रवि जी। आप कहाँ से, वैसे गुड़गांव से आप? जी सर। अच्छा, तो ठीक है, हम गुड़गांव में खोलेंगे, आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आपकी सपोर्ट रही तो हम बिल्कुल खोलेंगे वहीं पे ही। और थैंक यू सो मच जी सर। बताने के लिए कि आप गुड़गांव में खोलिए। थैंक यू। हमारे पास टाइम काफी कम बचा है अभी। बिफोर वी क्या मैं आप दोनों से कुछ एडवाइस जो आप देना चाहे हमारे यंग लर्नर्स को आप दीजिएगा, जिससे जो एडवाइस आपको यू विश आपको मिली हो थी जब आप स्टार्ट आउट कर रहे थे, या जो आपको मिली थी एंड जो आपने बहुत रही आपके लिए, अगर आप हमें हमारे लर्नर से थोड़ा ये शेयर कर दीजिएगा। हेलो। तो मैं, हाँ जी, हाँ जी, मैं आप सबसे ज्यादा नहीं, आप जो भी फील्ड में हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चों को कराटा सिखाना चाहते हैं, जो बच्चों को थिएटर सिखाना चाहते हैं, कुछ भी सिखाना चाहते हैं, सूरज भाई ने बिल्कुल सही बोला कि आप पहले घर से निकलिए। जब तक आप घर से निकलोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर कैसे सिखाना है ना? और जब आप स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, आपको पीछे खींचने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो मैं आप सबसे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ो। मुझे पता है जब आगे बढ़ोगे तो ठोकर भी लगेंगे, आप नीचे भी गिर जाओगे, आप हिम्मत हारने लग जाओगे, लेकिन हिम्मत हारना मत। आप, एक डायलॉग है वैसे, मूवी, अक्सर मूवी में यूज करते हैं, आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे, तो मूवी में एक डायलॉग है, कहते हैं कि इंसान जब तक नहीं हारता, जब तक वो खुद से नहीं हारता, जिस दिन आप खुद से हार जाओगे उस दिन आपको कोई खड़ा कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो यही कहना चाहूंगा कि आप खुद से मत हारना। दुनिया का काम है कि आपको पीछे खींचेगा, नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, ये वो ऐसे वैसे, और आपके सामने वाले जो होंगे ना, वो अक्सर आपके नेगेटिव पॉइंट को नोट करेंगे, आपकी जो अच्छाइयां होंगी ना उसको नहीं बताएंगे। तो आपको ना इन सबको सुन के ना, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ भाई इसने तो ऐसा बोल दिया यार, अब मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? अगर इंसान चाह ले ना तो कुछ भी कर सकता है। आपने वो मूवी देखा होगा कि कौन सा मूवी है जिसमें पत्थर में रास्ता बना देता है, तो वो भी एक इंसान ही है, वो भी एक इंसान ने ही काम किया है ना। सूरज भाई आपके सामने बैठे हुए देखिए, आज आप उनसे बात कर रहे हो, वो भी एक इंसान है। उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो उसके पास भी बैकअप नहीं था, उन्होंने बताया 40 लोगों से उनके पास चार इंसान बचे थे, और फिर उन्होंने 4 बच्चों से आज 4000 लोगों के साथ काम करते हो। 40 से 4 पे आ गए, और आज 4 से 400,000 लोगों के पास काम करते हो, है ना? तो आप खुद से मत हारो, सब जीत जाओगे आप। थैंक यू। थैंक यू सुभाष। बस मैं एक चीज बोलूंगा कि अभी आप जैसे युवाओं के पास बहुत टाइम है, बहुत कुछ करने के लिए। आप अपने आइडिया पे विश्वास कीजिए, आपसे अच्छा आइडिया कुछ भी नहीं। आप ये मत सोचिए कि आप किसी का आइडिया कॉपी कर रहे हैं, या आप अगर आइडिया कॉपी करेंगे तो वो चलेगा नहीं। ऐसा तो पहले ही प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है। आप सोचो और आप करने की कोशिश करो। उबर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, अगर ओला ने ये शुरू किया होता तो आज ओला की इतनी गाड़ियां नहीं चल रही होती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो, पिज्जा हट, डोमिनोज का ले सकते हो। आप अपने आइडिया पे बिलीव करो, और मेरा एक चीज जरूर मानना है कि आप
अगर एंटरप्रेन्योर बनने के कगार पे खड़े हो या आप हो, तो आप अपने आइडिया को ऐसा इस रूप से देखो कि आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आपके पास अपने आप आती रहेगी। तीसरी चीज कि आपके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है और आपको पाना है, आप रिस्क उठाओ, मेहनत करो, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आप अपना 6 महीने या 1 साल देने से, 2 साल देने से आपके फ्यूचर पे कुछ गलत होगा या आप कामयाब नहीं हो पाएँगे, तब आप केएफसी के जो ओनर है, जिन्होंने शुरू किया, उनकी कहानी पढ़ना। आई थिंक उन्होंने 65 साल या 85 साल की उम्र में उसको शुरू किया। तो आपके लिए जो एज है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती, बस आपकी लर्निंग, आपकी मेहनत, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आप रिस्क ज़रूर लो, ज़रूर कामयाब होगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक सूरज। हम लोग टाइम के ऊपर अब चले गए हैं। आई थिंक आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। हमारे फीडबैक भी काफ़ी वंडरफुल से रहे हैं, सबने बहुत एंजॉय किया, सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए, मोटिवेटेड भी हुए आप लोग से मिलके। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू ज्योति और रवि, आपको भी, आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे साथ होस्ट किया। आदित्य, ओवर टू यू, अगर आपको कुछ अनाउंसमेंट्स करने हो या कुछ बोलना हो तो। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू रवि एंड ज्योति जो कि आए हमारे साथ होस्ट करने। मैं उम्मीद करता हूँ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा एज होस्ट, और हमने होपफुली ढंग से फैसिलिटेट किया पूरी चीज को। थैंक यू सो मच आकांक्षा, हमेशा बहुत अच्छे से संभालते हो आप पूरे माहौल को। एंड द बिगेस्ट थैंक यू गोज टू सूरज एंड सुभाष जो कि आज सुबह मेरे बुलाने पर एकदम से मान गए और आज हमारे साथ इतने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इवन तो हमारी बात होती रहती है, लेकिन आज मेरे को भी काफी कुछ नया सीखने को मिला आपके बारे में भी और आपसे भी बहुत सारी लाइफ के बारे में चीजें। और थैंक यू सो मच जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को ज्वाइन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप लोग जरूर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 2 हफ्ते हैं इस कोर्स के और लाइफ में भी करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इन्होंने बोला घर से बाहर निकलो, तो अभी तो चलो लॉकडाउन है तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब इस बात का ये था कि आप शुरू करो, कोई भी सोच को दिमाग में रखो, उसको बाहर निकालो। एक यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में, एक इंस्टाग्राम चैनल के फॉर्म में कुछ शुरू करो। डांस, अगर आपको डांस पसंद है, अगर आपको सच में मन है डांस करने का, लॉकडाउन का बहाना मत मारो, आप डांस की वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करो। सुभाष सर भी करते हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट आप देख सके कि सुभाष सर की डांस अकेडमी में वो कैसे डांस सिखाते हैं, सो दैट आप खुद भी सीख सके, आप लोगों को सिखा भी सके अपने एरिया में। तो इसी के साथ दोस्तों, असाइनमेंट अगेन एज यूजुअल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रिलीज कर दूंगा। ये हफ्ता बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, करेंगे इस हफ्ता, और सरप्राइज है, बहुत सारी चीजें सरप्राइज है। तो एक्चुअली हम बहुत सारे अलग अलग बिजनेस आइडियाज आपके सामने ना ही सिर्फ एक बुकलेट के तौर पर बल्कि एक वीडियो के तौर पर भी पेश करेंगे, और पेरेंट्स को एंगेज करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, और बहुत सारी अलग अलग चीजें होने वाली है इस हफ्ते और अगले हफ्ते। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्लासेस को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं जल्दी कल। थैंक यू सो मच, बाय। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू सो मच सुभाष।